आप सभी मित्रों का बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे व आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हालांकि वो वीडियो प्ले होने में थोड़ी समस्या आ रही होगी आप लोगों को, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आगे से ऐसी समस्या नहीं आएगी, ये आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। आज हम लोग जंतु जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु जगत के प्रथम संघ पोरीफेरा के बारे में अध्ययन करेंगे। पोरीफेरा जंतु जगत का प्रथम संघ है। यदि आपसे कभी परीक्षा में पूछा जाए या कंफ्यूज करने के लिए आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जंतु जगत का प्रथम संघ किसे कहते हैं, तो अक्सर बच्चे संघ प्रोटोजोआ को लिख के आ जाते हैं, लेकिन वह प्रोटोजोआ संघ प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा का जगत प्रोटिस्टा का एक संघ है। जब जंतु जगत की हम बात करेंगे तो हमेशा जंतु जगत का प्रथम संघ पोरीफेरा होता है। ठीक है, देखते हैं पोरीफेरा है क्या। पोरीफेरा नाम कैसे पड़ा? तो पोरीफेरा ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है पहला पोरस, जिसे हम पोर कहते हैं या छिद्र कहते हैं, और टू बियर मतलब धारण करना। तो ऐसे जीवधारी जिनके शरीर सतह पर अनेक प्रकार के छिद्र होते हैं, या ऐसे जीवधारी जो अनेक छिद्रों को धारित करते हैं, या इनकी सतह पर शरीर सतह पर अलग अलग अनेकों संख्या में छिद्र होते हैं, तो हम ऐसे जीवों को संघ पोरीफेरा में, फाइलम पोरीफेरा में रखते हैं। फाइलम पोरीफेरा में लगभग 10,000 जातियां होती हैं। ठीक है, यह सरल होते हैं। इसका महत्वपूर्ण है कि यह सरल होते हैं लेकिन बहुकोशिकी होते हैं। कोशिकाएं तो इनमें बहुत हैं, लेकिन ये कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं, तो सरल और बहुकोशिकीय होती हैं। तो शरीर संगठन किस तरह का होता है? कोशिकीय तरह का होता है। इनमें छिद्रों और नाल प्रणाली युक्त शरीर वाले जंतु आते हैं। ठीक है, संघ पोरीफेरा का विशेष लक्षण क्या है, हम इन लक्षणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस संघ के जंतु को बोलचाल की भाषा में स्पंज कहते हैं। यह अधिकांशतः समुद्र में होते हैं, या ये समुद्री होते हैं, मैराइन होते हैं। यह बहुकोशिकीय होते हैं। शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात इन कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण नहीं होता है। शरीर द्विस्तरीय होता है। पहला बाह्य स्तर, जिसे हम पिनेकोसाइट्स या पिनेकोडर्म कहते हैं, और आंतरिक स्तर कोइनोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस का बना होता है। इसके बीच में एक श्लेष्मीय पदार्थ भरा होता है, जिसे हम अमीबोसाइट्स कहते हैं। यह अमीबा की सदृश कोशिकाएं होती हैं, तो इस वजह से हम इन कोशिकाओं को अमीबोसाइट्स कहते हैं। ये अमीबोसाइट्स अनेक तरह के कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस वजह से हम अमीबोसाइट्स को टोटीपोटेंट कोशिकाएं कहते हैं। अमीबोसाइट्स जैसे थियोसाइट्स का निर्माण करती हैं, आर्कियोसाइट्स का निर्माण करती हैं, मायोसाइट्स का निर्माण करती हैं। इस तरह से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जैसे थियोसाइट्स क्या कार्य करता है? भोजन का संग्रह करता है। और क्रोमोसिस्ट क्या कार्य करता है? तो यह कलर प्रदान करता है। इस तरह से कोलोनोसाइट्स होता है। कोलोनोसाइट्स जो है एक जाल का, नेटवर्क का कार्य करता है, कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। ये एक तरह का नर्व सेल हम इसे कह सकते हैं। ये एक तरह की नर्व तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र का कार्य करता है। हालांकि इनमें ऊतक नहीं होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पोरीफेरा में ऊतक का अभाव होता है। यह बहुकोशिकीय तो होते हैं, लेकिन इनमें ऊतक नहीं होता है। ये द्विस्तरीय होते हैं। बाहरी पिनेकोडर्म, आंतरिक कोइनोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस का बना हुआ होता है। कोइनोडर्म हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके आंतरिक सतह पे एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम
कोइनोसाइट्स या कीप कोशिकाएं कहते हैं। कीप कोशिकाएं संघ पोरीफेरा के विशेष लक्षण होते हैं। यह एकल होते हैं, सिंगल रहते हैं या निवही होते हैं। निवही मतलब कॉलोनी, ये ग्रुप बना के रहते हैं। यह स्थिर जंतु हैं, इनमें प्रचलन नहीं होता है। स्थिर क्यों है? क्योंकि यह पत्थरों से, चट्टानों से आदि चीजों से ये चिपके हुए होते हैं। इनमें प्रचलन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन का अभाव होता है, इनमें या गमनांगकों का अभाव होता है। देह भित्ति पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हमने बात किया कि ऑस्ट्रिया कहते हैं। ये असंख्य छिद्र क्या कहलाते हैं? ऑस्ट्रिया कहलाते हैं। इन ऑस्ट्रिया से जल व खनिज लवण स्पंज गुहा, एक गुहा होती है, एक पतली खाली नली की आकार की गुहा होती है जो ऊपर की ओर आस्कुलम में खुलती है। तो इस गुहा को हम स्पंज गुहा कहते हैं। ठीक है, स्पंज गुहा कहते हैं। तो ऑस्ट्रिया नाल प्रणाली के द्वारा स्पंज गुहा में खुलता है और स्पंज गुहा आस्कुलम द्वारा बाहर की ओर खुलता है, जिससे शेष बचा जल व उत्सर्जी पदार्थ बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नाल प्रणाली की। तो पोरीफेरा में एक कैनाल सिस्टम, जिसे हम नाल प्रणाली कहते हैं, पाया जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया से जल व खनिज पदार्थों को स्पंज गुहा या स्पंज कोल में ले जाने का कार्य करता है, जिसमें से होकर, देखिए यहाँ पे लिखा है, जिसमें से होकर शरीर के अंदर जल प्रवेश करता है। यह जल प्रवाह द्वारा शरीर की मुख्य जैविक क्रियाएं इसके द्वारा होती हैं। कोइनोडर्म में आंतरिक परत में, जिसे हम कोइनोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम कीप कोशिकाएं या कोइनोसाइट्स कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है संघ पोरीफेरा का। आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि प्रमुख लक्षण पोरीफेरा का क्या है। तो पोरीफेरा का मुख्य लक्षण है, लक्षण क्या है? कोइनोसाइट्स की उपस्थिति या कीप कोशिकाओं की उपस्थिति। कीप कोशिकाओं की क्या है? उपस्थिति, है ना। कीप कोशिकाओं की उपस्थिति संघ पोरीफेरा का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, शरीर में कंटिकाएं, ये कंटिकाएं अमीबोसाइट्स के अंदर होती हैं। ये कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, जो कि इसे अंतःकंकाल, इसके अंतःकंकाल का निर्माण करती हैं। ये स्पंजिन तंतुओं को से बनी होती है। स्पंजिन तंतु क्या है? प्रोटीन है, एक तरह के प्रोटीन है जो स्पेक्यूल्स के, कंटिकाओं के निर्माण में भाग लेते हैं। साथ ही साथ ये कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 8वां, शरीर का आंतरिक स्तर। कीप कोशिकाओं का हमने अभी बात किया था, कीप कोशिकाओं का या कोइनोसाइट्स का बना हुआ होता है। ये आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संघ पोरीफेरा के प्रमुख लक्षण क्या है। तो आप इसमें कीप कोशिकाओं को जरूर शामिल करिएगा अपने परीक्षा में या अपने नोट्स में, इसे जरूर लिखिएगा। नोट से हम बात कर रहे हैं तो इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से शेयर कर लेंगे। आप लोग वहां से जाकर बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इनमें पुनरुत्भवन की अत्यधिक क्षमता होती है, अर्थात ये पुनः अपने विकास को बहुत तेजी से कर सकते हैं, या जैसे किसी भी भाग को क्षति पहुंचती है तो इनमें बहुत तेजी से पुनरुत्भवन होता है। ठीक है, 10वां हम देखते हैं, इनमें प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। हम बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं ल्यूकेसोलेनिया की, यूप्लेक्टेला की। ठीक है, यूस्पंजिया की, या साइकान भी इसमें आता है। ठीक है, इस तरह के जीव जो हैं संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। यूप्लेक्टेला को जापान में
एक उपहार के तौर पे इसे दिया जाता है, जिसे हम फूलों की टोकरी, जापान फूलों की टोकरी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चित्र देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम ल्यूकोसेलेनिया और यूप्लेक्टेला के बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर के, ये आप लोगों को पिंक कलर के छोटे छोटे रंध्र दिखाई दे रहे होंगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसे हम ऑस्ट्रिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया। ये है हमारा ऑस्ट्रिया, और इसी ऑस्ट्रिया से जल स्पंज कोल में पहुंच रहा है। स्पंज कोल क्या है, ये हमारा दिया हुआ भाग, ये है स्पंज कोल। ठीक है, अब स्पंज कोल और ऑस्ट्रिया के बीच में, माफ करिएगा ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया के बीच में जो एक नाल प्रणाली पाई जाती है, इसे हम केनाल सिस्टम या नाल प्रणाली कहते हैं। वैसे तो हम बात करें यदि ल्यूकोसेलेनिया की, तो ल्यूकोसेलेनिया में स्कान प्रकार का नाल प्रणाली पाई जाती, जो कि एक सरल नाल प्रणाली होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें साइकान की, तो साइकान में ल्यूकान श्रेणी की नाल प्रणाली पाई जाती है, या जिसे हम साइकान टाइप नाल प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कोइनोडर्म, जिसे आप गैस्ट्रोडर्मिस कह रहे हैं, उसके अंतर्गत एक कीप नुमा कोशिकाएं उपस्थित हैं। ये हमारे सामने कीप नुमा कोशिकाओं की आकृति है, बड़ी आकृति है। हम यहाँ पे कीप कोशिकाओं के बारे में समझ लेते हैं। इनमें एक फ्लैजिला होता है। ठीक, ये फ्लैजिला जल को प्रवाहित करने में और भोजन को पकड़ने में बहुत ही कारगर होता है, या जल को प्रवाहित करने में और भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। इसके भीतर हम देख रहे हैं मीजोडर्मिस आ गया। ये मीजोडर्मिस में अमीबोसाइट कोशिकाएं उपस्थित हैं। ये कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं और कोशिकाओं के विकास में भाग लेती हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे टोटिपोटेंट कोशिकाएं, इस तरह की कोशिकाओं को कहते हैं, जिससे अलग अलग तरह की कोशिकाओं का विकास होता है। ठीक है, इनमें थियोसाइट्स, इन अमीबोसाइट्स को थियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, ठीक है, कोलिनोसाइट्स, मायोसाइट्स, इस तरह की कोशिकाओं को बनाती हैं। तो मीजोडर्मिस में जो अमीबोसाइट्स कोशिकाएं हैं, ये जनन में भाग लेती हैं। ये अलग अलग तरह की कोशिकाओं को बनाती हैं, इस वजह से हम इन्हें टोटिपोटेंट्स कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात हम कर ले रहे हैं ऑस्कुलम की। तो ये सबसे बाहरी बड़ा छिद्र में दिखाई दे रहा है, इसे ही हम ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, तो जल केनाल ऑस्ट्रिया के द्वारा स्पंज में प्रवेश करता है, और जिस रास्ते से यह स्पंज गुहा में पहुंचता है, जिसे हम स्पंज कोल कहते हैं, उस रास्ते को हम केनाल सिस्टम या नाल प्रणाली कहते हैं। उसके बाद स्पंज कोल में कीप कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये कीप कोशिकाएं उपस्थित हैं। इन कीप कोशिकाओं की मदद से जल से खनिज पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को पकड़ा जाता है, और उसके बाद शेष बचा जल ऑस्कुलम के द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ठीक है, हम उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ल्यूकोसेलेनिया के बारे में, संक्षेप में देखेंगे ल्यूकोसेलेनिया के बारे में। ठीक है, वैसे तो ल्यूकोसेलेनिया होमोकोलिया वर्ग ऑर्डर में आता है, वर्ग में आता है। इसका जीनस है ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, इसमें अलग अलग जातियां हैं। तो हम यहाँ पे पहले इसके लक्षण को देख लेते हैं। जैसे यह समुद्र के किनारे पत्थरों और चट्टानों पे चिपका हुआ देखा जा सकता है। इसका शरीर सरलतम, बेलनाकार तथा छिद्रित होता है। छिद्रित तो पोरीफेरा का आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी संघ पोरीफेरा के जीव होंगे, उनमें छिद्र उपस्थित होगा। छिद्र को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया कह रहे हैं। एक बार फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा कि छोटे जो छिद्र हैं, जो शरीर की सतह पे अनेक संख्या में पाए जाते हैं, इन्हें हम ऑस्ट्रिया कहते हैं, और बड़े छिद्र को ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये छिद्र ऑस्ट्रिया कहलाते हैं, हमें बात किया, जिसके द्वारा जल शरीर में प्रवेश करता है। शीर्ष भाग पर स्थित छिद्र ऑस्कुलम कहलाता है, जिसकी सहायता से जल शरीर से बाहर निकलता है। शरीर भित्ति का बाहरी स्तर चपटी
पिनेकोसाइट्स हम बात कर रहे थे ना, चपटी पिनेकोसाइट कोशिकाओं की और भीतरी स्तर कसाभिक युक्त कोशिकाओं से कोइनोसाइट से बना होता है, जिसे हम भीतरी स्तर को हम कोइनोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। इनमें कीप कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कीप कोशिकाओं की उपस्थिति संघपोरीफेरा का स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे हम अगर आगे बात करेंगे सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा में नीडोब्लास्ट समझते हैं, उनमें एक कांटे नुमा संरचना होती है, वो सिलेंट्रेटा का विशेष लक्षण होता है। ठीक है, इन दोनों स्तरों के बीच श्लेष्मीय स्तर होता है मीजोग्लिया का बना हुआ, जिसे हम अमीबोसाइट्स या अमीबीय कोशिकाएं कहते हैं। इनके भीतर कंटिकाएं होती हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और फाइबर की बनी होती हैं। ठीक है, हम आगे देख ले रहे हैं इसमें प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम ल्यूकोसेलेनिया के बारे में या इन जीवों के बारे में डिटेल में अध्ययन करें, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं हमारे सामने स्कॉन है, जिसे हम ल्यूकोसेलेनिया कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी छिद्र है, इस छोटी छिद्र को हम क्या कह रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, है ना। भले आपका जवाब हम तक न पहुँचे, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमें। तो ये क्या, इस छिद्र को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया कह रहे हैं। और ये जो नाल प्रणाली है जिससे जल अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, यहाँ देखिए, ये जो जल अंदर की तरफ इस नाल प्रणाली से प्रवेश कर रहा है, इस नाल प्रणाली, इसे हम केनाल सिस्टम या नाल प्रणाली कहते हैं। तो ल्यूकोसेलेनिया में स्कान टाइप का नाल प्रणाली पाया जाता है ना। अब ये नाल प्रणाली से ये जल कहाँ पहुँच रहा है, स्पंज गुहा में। ये बड़ी गुहा होती है, पतली लंबी, जो कि जिसके अंदर कीप कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इस गुहा को हम स्पंज गुहा या स्पंज कोल कहते हैं। और स्पंज कोल से होता हुआ जल बाहर की ओर जाता है। और जल को प्रवाहित करने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं, तो कीप कोशिकाएं कोइनोसाइट्स जल प्रवाह को बनाए रखती हैं और भोजन पकड़ने का कार्य भी करती हैं। तो यह जल प्रवाह बाहर की ओर एक बड़े छिद्र द्वारा जल बाहर की ओर निकल रहा है। तो इस बड़े छिद्र को हम क्या कहेंगे, आस्कुलम। क्या कहेंगे, आस्कुलम, है ना, आस्कुलम। ठीक, आप लोगों को समझ में आएगा। आगे हम देखते हैं अब यूप्लेक्टेला के बारे में। तो यह गहरे समुद्रों में पाया जाता है। इसे वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं, है ना, वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। यह जापान में विवाह के शुभ अवसरों पर भेंट के स्वरूप में दिया जाता है, जो कि वहाँ अटूट विवाह या बंधन का प्रतीक माना जाता है। इसका कंकाल श्वेत होता है और कोमल होता है और भंगुर होता है। कंकाल का अर्थ क्या है, इसमें जो है स्पिक्यूल्स होते हैं वे वाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। भंगुर का अर्थ है वे आसानी से टूट जाते हैं। इसकी गुहा में एक प्रकार का कीट स्पंज कोल होता है ना, कीट स्पंज कोल इसके गुहा में उपस्थित होता है। ये हमारे सामने यूप्लेक्टेला का एक चित्र है, जिसे हम देख रहे हैं। ये बाहरी भाग स्लीव प्लेट्स हैं और ये नेटवर्क्स ऑफ स्पिक्यूल्स हैं। देख रहे हैं, नेटवर्क्स हैं, मतलब जाल हैं, स्पिक्यूल्स की कंटिकाओं की एक जाल है। इसकी कंटिकाएं कैसी होती हैं, श्वेत होती हैं, कोमल होती हैं और भंगुर होती हैं, जो कि आसानी से, कहने का अर्थ है, टूट जाती हैं। और ये डर्मल ऑस्ट्रिया, ये हमारे सामने कंकाल है, यूप्लेक्टेला का एक कंकाल है। तो डर्मल ऑस्ट्रिया हम किसे कह रहे हैं, कि इसके बाहरी भाग पे जो छोटे छोटे छिद्र हैं, इसे हम डर्मल ऑस्ट्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसके जड़ से रूट टफ्ट ऑफ लॉन्ग स्पिक्यूल्स। तो इसके जड़ में स्पिक्यूल्स का एक रूट की तरह से एक लंबे लंबे स्पिक्यूल्स निकले हुए होते हैं। स्पिक्यूल्स का अर्थ है कंटिकाएं। तो इसके जड़ से लंबी लंबी कंटिकाएं निकली होती है, जो कि इसे एक आधार प्रदान करती हैं, यूप्लेक्टेला को आधार प्रदान करती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हम यूप्लेक्टेला को और ल्यूकोसेलेनिया को, इस तरह के जीवों को, संघों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से डिटेल में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
आगे के वीडियो में हम सिलेंट्रेटा के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम कोशिका विज्ञान में गुणसूत्र तक पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम सेल बायोलॉजी को या साइटोलॉजी के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और आगे हम जेनेटिक्स को शुरू करेंगे। और ये हमारा जो एक सीरीज है जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का, ये एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।